नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 8 के लिए इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के भाग 1 के अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बंगाल का भविष्य क्या होने वाला था। 12 अगस्त 1765 को बक्सर के युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नए नवाब, जो कि नए नए बने थे, नजमुद्दौला ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी और रॉबर्ट क्लाइव उसको ग्रहण करने वाला था उस समय अंग्रेजों की तरफ से। इस तरह कंपनी बंगाल की दीवान बन गई। दरअसल में वो बंगाल की मालिक बन गई पैसे और ज़मीन को लेकर। कंपनी और नवाब ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, बिहार के लिए सिताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को उप दीवान नियुक्त कर दिया। सन 1770 में पड़े अकाल ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जानें ली, लेकिन कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, ब्रिटिश ने अपनी आय बढ़ाने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, अर्थात लगान या कर की कीमतें स्थायी रूप से तय कर दी गई प्रत्येक व्यक्ति की ज़मीन और उपज के हिसाब से। स्थायी बंदोबस्त उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त के सफल न होने पर होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने सन 1822 में अवध और बनारस के क्षेत्र में महालवाड़ी बंदोबस्त लागू कर दिया। इस व्यवस्था में राजस्व या लगान भूमि के प्रकार और प्राप्त होने वाली उपज पर निर्भर होता था, वह बदलता रहता था और व्यक्ति विशेष से लगान न लेकर पूरे गांव अथवा कई गांवों के समूह से लगान वसूल किया जाता था। महाल का मतलब होता है गांव या कई गांवों का समूह। थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था और कर्नल रीड एक व्यक्ति और था अंग्रेज। इनको लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, अतः जमीनों का सर्वेक्षण करके राजस्व तय किया जाए और एक पिता की भांति किसानों की रक्षा की जाए। ऐसे में सन 1820 में थॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने दक्षिण भारत के कई इलाकों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू कर दिया। रैयत का मतलब होता है किसान। इस 3 तरह के बंदोबस्तों के बाद भी अंग्रेजों का पेट नहीं भरा। अब बारी थी ऐसी चुनिंदा फसलों की जबरदस्ती बुआई करवाने की, ये भारत के किसानों से, जिनसे राजस्व एकत्रित किया जा सके या राजस्व कमाया जा सके। 18वीं सदी में नील या इंडिगो है ना, ये दरअसल में और अफीम या ओपियम की खेती पर जोर दिया गया। इस तरह अगले 150 वर्षों तक, यानी 150 वर्षों तक अंग्रेज किसानों को किसी न किसी फसल विशेष को बोने के लिए मजबूर करते रहे, और वो भी क्षेत्र विशेष के आधार पर, जिनमें बंगाल में पटसन के लिए मजबूर करते थे, असम के किसानों को चाय बोने के लिए, संयुक्त प्रांत या आज का जो उत्तर प्रदेश है उसके लोग, उसके किसानों को गन्ने के लिए, पंजाब में गेहूं और कपास के लिए बोने के लिए, महाराष्ट्र में कपास बोने के लिए और मद्रास में चावल की खेती के लिए वो अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है जबरदस्ती करती थी किसानों के साथ, और जमींदार उन पर जोर डालते थे। अब बात करते हैं कि नील क्या था। दरअसल नील आप लोग जानते हैं, जब सफ़ेद कपड़ों में ग्रामीण क्षेत्र में लोग देते हैं तो जो ज़्यादा देने पर वो नीले नीले से धब्बे छूट जाते हैं, है ना। उसके अलावा कम डालो तो थोड़े कपड़े वाइट से लगने लगते हैं। तो दरअसल में ये कपड़ों को रंगने का काम आता था। नील एक क्या पौधा था, इससे नीला रंग बनता था और उससे तैयार नील ब्रिटेन
और यूरोप की कपड़ा मिलों में पहुंचती थी, जिससे कपड़ों पर छपाई होती थी। उस समय भारत दुनिया भर में नील प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि यहीं पर नील उग सकती थी। उसका रीज़न क्या था कि नील का पौधा उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता है और भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। हालांकि और भी देश थे, लेकिन वहाँ पौधा पहुँच नहीं पाया था। हालांकि यूरोपीय देशों में वोड नामक एक पौधा उगता था, उससे भी नीला ही रंग बनता था, लेकिन वो जो नीला रंग बनता था वोड से, उसका असल में क्या रंग फीका होता था, यानी नील के बजाय बहुत फीका रहता था। इस कारण फैक्ट्री मालिकों को नील ही पसंद आता था। अब इसका हल ढूंढने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित उष्ण कटिबंधीय देशों और उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका पूरा नहीं, उसके कुछ हिस्से में नील की खेती की जाने लगी, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र में आते थे वहाँ तो हो ही सकती, क्योंकि जैसे भारत में हो सकती थी। तो इन्होंने ये पौधे यहाँ से ले गए और वहाँ उगाया और नील की खेती प्रारंभ की। बगल में देखा जा रहा है कि भारत में नील का कैसे उत्पादन हो रहा है ना। एक नील को कट्टों में भर के ले जा रहा है, एक वीड्स में नील भरी हुई है, दो लोग देखिए नील के केक बनने के लिए ले जा रहे हैं, है ना। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हुआ तो कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। अब जब कपास का उत्पादन बढ़ने लगा तो कपड़े बने, और कपड़े बने तो उसको रंगने के लिए नील की मांग होने लगी। लेकिन 18वीं सदी में कैरिबियाई द्वीप समूह में जहां अफ्रीका से खरीदे हुए दासों यानी गुलामों को नील की खेती के लिए लाया जाता था, क्योंकि कैरिबियाई द्वीप समूह और तो कोई करता नहीं था वहाँ के लोग, तो वो क्या दासों को लाते थे अफ्रीका से और यहाँ पर बेचते थे और यहाँ से उनके नील की खेती कराई जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, ये दास अफ्रीका के और इधर उधर के इकट्ठा, ये चूँकि उस समय फ्रांस का औपनिवेशिक क्षेत्र था कैरिबियाई द्वीप समूह, तो इन दासों ने संगठित होकर 1791 ईस्वी में कई बागान मालिकों को मार दिया और उनके बागान भी नष्ट कर दिए, जो कि नील के बागान थे। ऐसे में फ्रांस ने सन 1792 ईस्वी में दास प्रथा का ही अंत कर दिया। अब चूँकि ये तो औपनिवेशिक क्षेत्र था किसका, फ्रांसीसियों का, तो यहाँ पर क्या हुआ कि दास जब स्वतंत्र हो गए तो इन्होंने नील की खेती बंद कर दी और वो अपने अपने वापस देशों में चले गए या किसी और रोजगार में, व्यवसाय में लग गए। तो नील का उत्पादन यहाँ पर कैरिबियाई द्वीप समूह में ठप पड़ गया। अब यूरोप व ब्रिटेन को पुनः नील के लिए कहाँ पर आना पड़ा, भारत में फिर निर्भर हो गए। अब कंपनी के जो एजेंट्स थे और अफसर थे, इन्होंने देखा कि नील के उत्पादन से पैसा बहुत है, तो इन्होंने सबने नील का उत्पादन में पैसे लगाने शुरू कर दिए। कुछ अंग्रेज़ों ने तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी नौकरियां छोड़ दी। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भी कई व्यापारी आए और भारत के नील के बागान खरीदे और वहाँ पर इन्होंने नील की खेती शुरू की। बगल में चित्र में देखेंगे कितने सारे नील के एक बीटर वाट है, जिसमें क्या है कि छन के नील अंत में का पौधा जो पड़ा रहता था साफ होके, उस पौधे को एक घंटों तक उसको चलाते थे और एक गाढ़ा होने देते ताकि सारा नील इसमें छन के या जो नील है वो पानी में घुल जाए। तो ये 10 से 12 घंटों तक इसमें खड़े होके करना पड़ता था भीगते हुए। तो अंग्रेज अधिकारी देखिए ऊपर निगरानी में भी खड़े हुए हैं। नील की खेती दो तरह से होती थी भारत में, एक तो निज और दूसरी रैयत। निज वो थी जिसमें स्वयं की ज़मीन पर खुद किसान करता था, जैसे मेरी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन पर नील बोऊं। लेकिन दूसरा था रैयत, यानी दूसरे की ज़मीन, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैंने दूसरे की ज़मीन ली और उस पर खेती की नील की। बागान मालिक जो रैयत थे, रैयत यानी किसान, किसानों से अपेक्षा रखते थे कि वे उपजाऊ भूमि पर नील उगाएं। लेकिन अब नील के साथ समस्या क्या थी कि जहाँ नील बो दिया जाता था तो वहाँ पर धान नहीं उगता था, धान यानी चावल। अब चूँकि उस समय क्या है कि ये बंगाल, उड़ीसा और बिहार का मुख्य जो खाद्य पदार्थ था वो धान ही था। अब ज़मीन क्या है जल्दी बंजर हो जाती थी नील की खेती से, लेकिन अब चूँकि खाने को तो धान चाहिए तो फिर ज़मीन कुछ भी नहीं उगा पाती थी, तो उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती थी। तो ऐसे में मार्च 1859 ईस्वी में
बंगाल में उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे, यानी एक ही थे, इनका विभाजन नहीं हुआ था। 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से जमींदारों को मना कर दिया कि भाई हम नील खेती नहीं करेंगे क्योंकि धान नहीं उग सकता, ये जमीन बंजर हो जाती है। इधर नील ना मिलने से बागान मालिकों का मुनाफा बंद हो गया, तो बागान मालिकों ने जमींदारों से जो अनुबंध कर रखे थे कि भाई तुम नहीं चुकाओगे तो हम जमीन ले लेंगे, तो उनकी जमीनें जमींदारों की छीनना शुरू कर दिया। ऐसे में जमींदारों ने रैयतों को भड़काना शुरू कर दिया ताकि रैयत बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दें और उन्हें को यहाँ से भगा दें। इससे क्या होता कि जो जमींदार है उसकी ज़मीन बच जाएगी और ये यहाँ से भाग जाएंगे। बगल में चित्र दिख रहा है जिसमें जमे हुए नील को केक के रूप में काटा जा रहा है, यानी अब ये नील को सूख गया है, इसको भेजने के लिए, बाहर बेचने के लिए काटा जा रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।